हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में आपका। आज मैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका प्रथम लेसन है जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसके विषय में समझाऊंगी। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही समझाऊंगी जो परीक्षा में आने लायक है। सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 14-15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी उसी समय हिंदुस्तान को आज़ाद घोषित किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस राज्य संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया गया था और उनका यह जो प्रसिद्ध भाषण है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या डेस्टिनी के नाम से इसको जाना जाता है। और एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसका भाषण है, तो ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण है। हिंदुस्तान की जनता हमेशा से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब भारत आजाद हो और हम कब अपने देश का शासन और अपनी लोकतांत्रिक सरकार के जरिए अपने शासन को हम चलाएं। तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी और ये बहुत ही कठिन परिस्थिति थी भारत के लिए, क्योंकि हमारे देश का भी उसी समय विभाजन हो गया था और बहुत त्रासदी का समय ये रहा है। और उस वक्त कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था जिस हालात में जो है भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ादी तो मिली देश के बंटवारे के साथ और 1947 का अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल ये रहा। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। कभी भी किसी चीज़ की नई शुरुआत होती है तो उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान को बनाने में भी बहुत टाइम लगा है और एक लोकतांत्रिक सरकार को किस तरीके से गठित करना है ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी। और हमारा देश जो है विभिन्न धर्मों वाला, विभिन्न भाषाओं वाला देश है, तो इस देश को एक सूत्र में किस तरीके से बांधा जाए ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने थी। हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां प्रमुख रूप से थी। पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बंधने की, क्योंकि एकता के सूत्र में विभिन्न धर्मों के लोगों को और विभिन्न भाषाओं के लोगों को बांधना बहुत कठिन कार्य था। दूसरी थी कि लोकतंत्र को कैसे कायम किया जाए। लोकतंत्र जो है भारत में लोकतांत्रिक सरकार को अपनाया गया है, जनता को सर्वोपरि रखा गया है और इसमें जो है हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया है और इन विशेषताओं से सुनिश्चित हो गया कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे और राजनीतिक मुकाबले होते भी हैं। जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही विजयी घोषित होता है और फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली यहाँ पे चलती है जो हमारे भारत में इलेक्शन होते हैं। और लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान होना बहुत ज़रूरी है और ये जो है बहुत बड़ी चुनौती थी। और तीसरी चुनौती थी कि समूचे समाज का भला किस तरीके से हो सकता है। इसमें जो है धार्मिक, सांस्कृतिक और अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो उन्हें विशेष सुरक्षा दी जाए और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास और गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। तो ये 3 चुनौतियाँ जो है आती हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां कौन सी थी। अब आता है कि इसका विभाजन कैसे हुआ, विस्थापन किस तरीके से हुआ और पुनर्वास कैसे हुआ। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, सभी जानते हैं। और ऐसा विभाजन के कारण हुआ है। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में भी अगर हम इस घटनाक्रम के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें जो है दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराज सिद्धांत की बात की। एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि द्विराज सिद्धांत की बात किसने की है, तो ये मुस्लिम लीग ने की है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराज सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया और विरोध करना लाजमी भी था कि एक ही देश के 2 टुकड़े कैसे हो सकते हैं।
कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजन पाकिस्तान की बात मान ली गई और भारत के दो टुकड़े हो गए। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। फैसला हुआ कि जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है उसे भारत और पाकिस्तान दो देशों में बांट दिया जाएगा। और यह विभाजन जो है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, लेकिन इस फैसले को अमल में लाना भी उतना ही कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया जाएगा और इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान में रहेंगे और जो शेष हिस्से हैं वो भारत में रहेंगे। ये बात आसान तो जान पड़ती है, लेकिन इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली तो यह है कि ब्रिटिश इंडिया का कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका तो पश्चिम में था और दूसरा इलाका पूरब में था। तो ऐसे में जो है ऐसा भी कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक कर दिया जाए और पाकिस्तान के दो इलाके इसमें शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो उनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बहुत बड़ा विस्तार रहेगा। ये बहुत कठिन कार्य सभी के सामने था। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल जो इलाके थे, ऐसा भी नहीं था कि हर मुस्लिम वहाँ जाने के लिए राजी हो। और खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता रहे हैं। और एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता कौन रहे हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान रहे हैं। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे और बहुत अच्छे नेता भी अपने आप में थे। संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। कुछ इलाके मुस्लिम थे और कुछ इलाके गैर मुस्लिम थे, लेकिन 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक फैसला नहीं हो पाया कि लोगों को पता भी नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में है। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ था। इसमें सबसे अबूझ कठिनाई जो है अल्पसंख्यकों की थी, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे और जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान थे और ये सब लोग एक तरह से सासत में थे, मतलब कंफ्यूज में थे। और इन लोगों ने पाया कि हम अपने ही घर में अपनी ही धरती पे क्या बन गए हैं, विदेशी बन गए हैं, क्योंकि इनके पुरखे सदियों से यहाँ पे रह रहे थे और उन्हें जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अपनी धरती पर ही हम विदेशी बन गए। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, तो वैसे ही दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे और कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही थी। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई भी योजना नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं और जल्दी ही इन पे काबू कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है और भीड़ में कोई भी कुछ भी कर सकता है। 1947 में सबसे बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह की जाने में मजबूर हुई और ये जो है मानव इतिहास में अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू और सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया और ठीक इसी तरह से मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे भड़कते थे। ये लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए और इन्होंने जो है शरणार्थी शिविरों में पनाह ली, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि हमें जाना कहाँ। अपना वतन हुआ करता था
वहीं की पुलिस और स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रही थी और इसमें जो है लोगों को सीमा की दूसरी तरफ जाना पड़ा। ऐसे में उन्हें हर हाल में करना ही था कि उन्हें सीमा पार जाना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर ही यह दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी, अगवा करने वाले का धर्म अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की अपनी बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि वे अब बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आबादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविरों में अपना जीवन व्यतीत करना। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में पार्ट 1 में मैं इतना ही समझा पाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में रजवाड़ों का विलय किस तरीके से हुआ भारत में, वो मैं आपको समझाऊंगी।